तो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैक्सीन पे है। इससे पहले हमने इम्यूनिटी क्लियर किया था। तो इम्यूनिटी इसलिए मैंने इससे पहले पढ़ा है क्योंकि इम्यूनिटी से बिल्कुल मिलता जुलता है, सिमिलर है बिल्कुल वैक्सीन। तो वैक्सीन टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे इसमें भी वही आपको टॉपिक मिलेगा, एक्टिव इनेट जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ही बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि वैक्सीन डायरेक्ट लिख के आता है वैक्सीन पे, हो सकता है आपका क्वेश्चन लिखा हो इम्यूनाइजेशन पे, इम्यूनोप्रोफिलेक्सिस पे। तो इम्यूनोप्रोफिलेक्सिस, प्रोफिलेक्सिस का मतलब होता है कोई भी बीमारी से हो, कोई बीमारी स्टार्ट होने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर देना या प्रोटेक्ट करते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इम्यूनोप्रोफिलेक्सिस को डिफाइन किया है। इम्यूनोप्रोफिलेक्सिस मीन्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू वैक्सीन विच इन्वॉल्व आर्टिफिशियल, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसे कि हमने इम्यूनिटी में पढ़ा था कि एक तो नेचुरल होता है, दूसरा हमारा आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल कब देते हैं हम? जब पेशेंट की इम्यूनिटी खुद काम नहीं कर रही होती है तो हम बाहर से उसे आर्टिफिशियल प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी नेचुरली तरीके से काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो हमने आर्टिफिशियल में पढ़ा था वो हमारा आता है इम्यूनाइजेशन, जो वो वैक्सीन के थ्रू हम देते हैं। तो वैक्सीन भी हमारा दो टाइप का होता है, एक्टिव वैक्सीन और पैसिव वैक्सीन। अगर आपको डेफिनेशन आता है वैक्सीन का कि वैक्सीन क्या है तो आप वही लिख सकते हो। वैक्सीन मीन्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व आर्टिफिशियल, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। जब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, व्हेन इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेन इन्फेक्शन। अगर आपके मदर से, आपके पेरेंट्स से जो इम्यूनिटी मिला है अगर वो काम नहीं कर पाती है, वो डिजीज़ के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस नहीं हो पाती है, तो फिर बाहर से आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके डिजीज़ के अगेंस्ट में वर्क करती है। तो उसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज एन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस मेड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज। अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है उसके अगेंस्ट में हम ऐसा वैक्सीन रेडी करते हैं। बट पैसिव में क्या है कि पैसिव में आपकी बॉडी उसके लिए बना ही नहीं रही है, इसमें बना रही है बट कुछ कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसमें हमें बाहर से प्रोड्यूस करना पड़ता है, बाहर से हमें देना पड़ता है हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए। जैसा हमने उसमें पढ़ा था कि एक्टिव में क्या हो रहा था, हमें एंटीजन देना ही देना है, तो इसमें भी हम एंटीजन देते हैं ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना सके। जबकि पैसिव में क्या होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी उस डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर नहीं रही है, इम्यूनिटी बना नहीं रही है, तब हमें बाहर से इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल नीडल स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक इंजरी ज़्यादातर स्टाफ में देखा जाता है। जब हॉस्पिटल में जो स्टाफ काम कर रहे होते हैं वो जब उन्हें हैंडलिंग का जो भी प्रैक्टिस है वो सही से ना हो तो नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अब नीडल स्टिक इंजरी में क्या होता है, हमें इमीडिएट वैक्सीन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए पहले से कोई भी इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस कर रही, कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो उस में हमें इमीडिएट केयर लेना पड़ता है। तो ये हमारा हुआ पैसिव में। पैसिव में बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है उस इन्फेक्शन के, तब हमें पैसिव इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, रेबीज़ और HIV। अब आपने कभी सुना है कि HIV के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती? नहीं, HIV के लिए हमें वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। रेबीज़ के लिए, कुत्ता काटने के, क्या हमारी बॉडी में बचपन से ही रेबीज़ के अगेंस्ट में वैक्सीन इम्यून बना होता है? नो। नेक्स्ट, हम जब भी जैसे कि जो कुत्ता पालते हैं जिनके घर में होते हैं वो रेबीज़ का वैक्सीन लेते हैं क्योंकि उनके बॉडी में पहले से एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो वो पैसिव इम्यूनाइजेशन हुआ। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम एंटीजन इसलिए बॉडी में देते हैं ताकि हमारा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी रेडी हो सके। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम 3 टाइप के देखेंगे, लाइव एट्यूनेटेड, किल और टॉक्सोइड। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको हल्का हल्का सा बता देती हूँ ताकि इसके बारे में आपको नॉलेज हो। लाइव मतलब आपको भी पता है कि लाइव मतलब किसी भी चीज़ का जिंदा होना। एट्यूनेटेड का मतलब क्या है? एट्यूनेटेड का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम इतनी बार उस प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि वो अधमरा सा हो जाए। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके लिए जो कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, हम कल्चर मीडिया से इतने बार पास करते हैं हम उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ताकि वो जो उसके काम करने की कैपेसिटी है वो लॉस हो जाए, वो ख़त्म हो जाए पूरे तरीके से। और अगर हमारी बॉडी में देते भी हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम तो स्टिमुलेट हो बट हमारी बॉडी को वो एंटीजन कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, हार्मफुल ना हो हमारी बॉडी के लिए। तो लाइफ एटीन्यूटेड में हम जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन रेडी करते हैं, बट कैसा होता है वो एटीन्यूएशन के थ्रू उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल नहीं पहुंचता है। किल्ड और इनएक्टिव में क्या है, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हीट और केमिकल्स के हेल्प से मार देते हैं और फिर वैक्सीन रेडी करते हैं। टॉक्सोइड वैक्सीन में क्या होता है,
जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, उनके सेल वॉल में टॉक्सिन्स होते हैं, जो उनके केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके और फिर उनके सेल वॉल से जो वैक्सीन रेडी करते हैं उसको बोलते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन। तो आई होप आप लोग को तीनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, लाइफ एटेन्यूएटेड क्या होता है। These are prepared from life attenuated organisms. Due to attenuation process, the organisms have lost their capacity to produce disease but retain their antigenicity. एंटीजेंसिटी तो रहेगा ही, वो हमारी बॉडी के लिए अभी भी एंटीजन है, बट क्या है, उसकी जो कैपेसिटी है वो हमने ख़त्म कर दी है ताकि हमारी बॉडी को कोई भी हार्म ना पहुंचा पाए। इसका एग्जाम्पल जो है वो मैंने एक शॉर्टकट तरीका बनाया, एक मतलब कि हिंट बनाया जिससे आपको इंजेक्शन याद रहेंगे। बॉय क्राइम से आपको बी से BCG और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, एपिडेमिक टाइफस। इससे क्या हो जाता है, जो बॉय क्राइम मैंने बनाया उससे आपको स्पेलिंग के अकॉर्डिंग वर्ड्स याद रहेंगे। जैसे B से BCG हो गया, O से OPV, Y से येलो फीवर, C से चिकन पॉक्स, C से कोलेरा भी कई लोग, पर यहाँ पे चिकन पॉक्स होगा, प्लीज़ कोलेरा ना लिखें। रूबेला, रेबीज भी हो सकता है बट यहाँ क्या है, रूबेला। तो C और R का आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंजा लाइव भी होता है, इन्फ्लुएंजा किल्ड भी होता है। तो किल्ड में हम इन्फ्लुएंजा किल्ड देखेंगे और लाइव में हम इन्फ्लुएंजा लाइव देखते हैं। मीजल्स, मॉम्स, एपिडेमिक टाइफस। आपको पता है कि ECG बच्चे को स्टार्टिंग में ही दिया जाता है, क्यों, ताकि जो बच्चा है उसके बॉडी में एंटीजन जाए और आगे कभी डिजीज होता है तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना सके। तो ये हमने वैसे इम्यूनिटी में भी पढ़ा था। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क था। इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन, दिस प्रिपेयर्ड फ्रॉम किल्ड ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड बाय द हीट, फॉर्मेलिन, फिनोल, अल्कोहल और UV रेज। ये सारे हमने डिसइंफेक्शन में, केमिकल स्टरलाइजेशन में पढ़ा था। केमिकल किस लिए यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मारने के लिए, और उस माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मार के वैक्सीन रेडी किया जाता है। और इस वैक्सीन का नाम क्या है, इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन। इसमें कौन कौन से है, इसमें मैंने बनाया परिचौर दिल्ली में। P का मतलब IPV इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन, A मतलब हेपेटाइटिस A और B, R रेबीज, I इन्फ्लुएंजा किल्ड, और यहाँ पे चोर का मतलब है कोलेरा, कोविड-19, दिल्ली में DPT। तो ये आपको वैक्सीन याद रहे इसलिए मैंने इसका हिंट बनाया ताकि इस स्पेलिंग से आपको याद रह जाए। अगर इसमें से आपको 2 से 3 एग्जाम्पल भी याद रहते हैं तो काफ़ी है। टॉक्सोइड वैक्सीन में कौन कौन सा आता है, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। डिटॉक्सीफाई मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देना, एंड डिस्ट्रॉय देयर टॉक्सिसिटी बट रिटेन देयर इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी तो रहेगा ही, बट हम क्या ख़त्म कर देते हैं, उसकी जो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी को पहुंचा सकता है वो हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो सिंपली आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ वैक्सीन, एंड अगर लॉन्ग में आता है तो आपको ये पूरे टाइप्स को डिफाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा वैक्सीन का। वैक्सीन 2 टाइप का मिलेगा हमें, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव में हमें 3 टाइप है, लाइफ एटेन्यूएटेड, किल्ड और टॉक्सोइड वैक्सीन। लाइफ एटेन्यूएटेड, किल्ड और टॉक्सोइड में क्या डिफरेंस है और इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। विदाउट एग्जांपल्स आंसर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी आप अपनी कॉपी में अटैम्प्ट करते हो एग्जाम में तो उसमें एग्जाम्पल्स के साथ ही लिखें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्टोरेज पे जब आपको लॉन्ग आएगा, तो अब हमारा स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन है। इसको मैंने बहुत इजी तरीके से लिखा है लेवल के अकॉर्डिंग। तो 1 मिनट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन है, इट इज़ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एक्चुअल वैक्सीन साइट। जहाँ से रेडी होता है और जहाँ तक हमें पहुँचाना होता है, वहाँ से ले करके जो भी हम इसका मैनेजमेंट करते हैं, जो किससे कैसे स्टोर करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, इन सब चीज़ों को स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन कहते हैं। जो इंडिया में कोल्ड चेन टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इस पर MCQ भी बनता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए कोल्ड चेन का। इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, उस कंपोनेंट्स को मैंने लेवल के अकॉर्डिंग लिखा है ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया में हमें कौन सा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टेट और रीजनल लेवल पे देखें तो वॉक इन कोल्ड रूम में क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फिर आपके कूलर्स हो गए। बहुत मतलब कि एक रूम रेडी किया जाता है जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों बिल्कुल सेम होती है, और उसमें बहुत सारे वैक्सीन्स रखे जाते हैं जो कि 3 मंथ के लिए स्टोर करके रखे जाते हैं और वहीं से आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये एक रूम होते हैं, रूम में वैसा टेम्परेचर और इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहाँ पे हम वैक्सीन को अच्छे से स्टोर कर पाते हैं, और इस रूम का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है।
ये हुआ हमारा स्टेट और रीजनल लेवल। तो वॉक इन रूम किस लेवल पे होता है? स्टेट और रीजनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, डीप रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर में भी हम पढ़ते हैं डीप रेफ्रिजरेटर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। तो ये इक्विपमेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जिसमें 300 to 240 लीटर कैपेसिटी होती है और इसमें 1 मंथ के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो जब हम स्टेट और रीजनल लेवल पे बात कर रहे थे तो कितने मंथ के लिए स्टोर था? 3 मंथ के लिए। कौन सा था? वॉक इन रूम। जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और हमारा डीप रेफ्रिजरेटर कितने मंथ के लिए स्टोर करेंगे? 1 मंथ के लिए। टेम्परेचर इनका कितना होगा? यहाँ पे टेम्परेचर शो नहीं किया, बट उतना ही टेम्परेचर होगा। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्मॉल डीप फ्रीजर्स होते हैं, स्मॉल लाइन रेफ्रिजरेटर, उसमें थे हमारे डीप थे और आइस लाइन, इसमें हमारे स्मॉल होते हैं। स्मॉल डीप फ्रीजर, स्मॉल आई लाइन रेफ्रिजरेटर, कैपेसिटी 140 लीटर्स होते हैं। उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 300 to 240 लीटर। इसमें कैपेसिटी 140 लीटर है और इसमें भी सेम हम 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। सब सेंटर लेवल में हमारे आ जाते हैं डे कैरियर, वैक्सीन कैरियर। जो वाइट बैग आपने देखा होगा जिसमें हम कैरी करते हैं, एक बॉक्स होता है जिसमें आइस लाइन पैक्स लगे होते हैं, आइस पैक रखे हुए होते हैं और उसके अंदर हम 48 से 72 आवर्स तक स्टोर कर पाते हैं। टेम्परेचर उतना ही होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। सेशन लेवल में फुली फ्रोजन आइस पैक, इसमें भी आइस पैक रखे होते हैं। और सेशन लेवल जैसे कि कहीं पे आपको वैक्सीनेशन करना है, उस टाइम के लिए कुछ ड्यूरेशन के लिए आप लेकर जा रहे हैं तो 1 से 3 घंटे के लिए इसमें स्टोर कर पाते हैं। और इसमें लगभग आइस पैक्स 4 होते हैं। तो ये लेवल के अकॉर्डिंग आपको याद रखेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकती थी, लंबा बना के भी लिख सकती थी, बट मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा क्योंकि हमें यहाँ पे याद करना है पॉइंट को और फिर उसको कंटेंट रेडी करना है, आगे लिख के रेडी करना है। तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो गया? ये एक सिस्टम है स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि लो टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं एक्चुअल जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है और एक्चुअल वैक्सीन साइट में जहाँ पे हमें ले जाना पहुँचाना होता है। कोल्ड चैन का टेम्परेचर कितना होता है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कितने लेवल पे हम करते हैं? 4 से 5 लेवल पे है। कौन कौन सा? पहला लेवल है स्टेट और रीजनल लेवल, सेकंड है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीसरा हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल और चौथा हमारा सेशन लेवल, सॉरी सब सेंटर लेवल एंड सेशन लेवल। तो डिफरेंस क्या था? स्टेट और रीजनल लेवल में वॉक इन रूम था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइस लाइन और डीप रेफ्रिजरेटर था, डीप फ्रीजर्स था। पीएचसी लेवल पे स्मॉल डीप फ्रीजर था, स्मॉल आइस लाइन था। सब सेंटर लेवल पे डे कैरियर, वैक्सीन कैरियर एंड सेशन लेवल पे फुली फ्रोजन आइस पैक, इस पर आइस पैक है जिसमें हम आइस पैक के रखते हैं। एक पेज है इसमें आइस पैक। आइस पैक हम लोग को क्यों ज़रूरी है रखने के लिए? टेम्परेचर मेंटेन ड्यूरिंग वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर में जब हम इसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो डायरेक्ट हम ऐसे ही रख के नहीं ले जा सकते हैं। इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें वैक्सीन कैरियर में आइस पैक की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेन द टेम्परेचर इम्यूनाइजेशन सेशन साइट, अगर कहीं पे हमें वैक्सीनेशन करना है, कहीं पे इम्यूनाइजेशन करना है तो वहाँ पे भी आइस पैक की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टली हम ऐसे बाहर निकाल के उस वैक्सीन को नहीं रख सकते, हम उसे आइस पैक के साथ रखते हैं। और आइस पैक में क्या होता है? होल बने होते हैं, उस होल्स में हम वैक्सीन को रखते हैं और बाकी जो एरियाज़ होते हैं उसमें वाटर फील्ड होता है। वो वाटर जब आइस पैक को हम निकालते हैं तो उस पर एक लाइन बनी होती है, वहीं तक वाटर फिल होता है। क्यों? ताकि ओवर फिल ना हो जाए और वो कहीं लीक ना हो। तो इस चीज़ के लिए तो आइस पैक के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो। तो नॉर्मल सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव वैक्सीन के हमने 3 टाइप देखे, लाइफ किल्ड और एटीन्यूएट, लाइफ किल्ड और टॉक्सोइड। फिर हमने स्टोरेज देखा, स्टोरेज में हमने कोल्ड चेन के बारे में पढ़ा। 4-5 लेवल हैं, लेवल के अकॉर्डिंग आपकी कैपेसिटी भी है, रूम भी है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आइस पैक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये पर्पज़ हमें लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इससे पहले मैंने इम्यूनिटी अपलोड किया है, तो वो वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा ये भी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है इम्यूनोग्लोबुलिन या निडल स्टिक इंजरी पे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मिस ना करें। और वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।